अरे एक ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ट्रेन चल रही, ट्रेन में दुनिया भर की अलग अलग तरीके की बोगी है, उसके अंदर एक स्लीपर भी है, उसके अंदर फर्स्ट एसी भी है, सेकंड एसी भी है, थर्ड एसी भी है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग डब्बों में बैठे हुए हैं। अब ट्रेन चल रही है, मुझे एक बात बताना, जब ट्रेन चल रही है तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है सारे के सारे उसी स्पीड से तो चलेंगे, सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या, कि फर्स्ट एसी वाला जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसे हो सकता है क्या है? ये स्लीपर वाले को टाइम लगेगा, जनरल डिब्बे वाला तो पहुंचेगा ही नहीं बेचारा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे पूरी ट्रेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है सारे के सारे उसी से मूव करेंगे ना, उसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्कार। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरे बालक बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी और पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए होंगे। देखो बीच बीच में निगेटिव थॉट भी आ रहे होंगे, मुझे मालूम है बच्चा कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ा पजल्ड हो जाता है। हिम्मत रखनी है बेटा, बस एक ही चीज का दिमाग में रखना है कि थोड़े दिन बाद मंजिल मिलने वाली है, घबराओ मत, बहुत जल्दी मंजिल तुम्हारे करीब है। एक और सवाल लेके आया हूं मैं, एक और शानदार चैप्टर से, और जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक चैप्टर से कुछ सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत ही शानदार चैप्टर है। कुछ काम की चीजें आपको बताऊंगा, कुछ काम के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिन्हें आपको ज्यादा फोकस करना है। एक्सेस में आप कितना भी पढ़िए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, नो, लेकिन जितना मैं बताऊं उतना आपको रिवीजन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मान के चलिए कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला सवाल, पहला तरीका, 4 2a + b = 2c। एक रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, एक एज्यूमिंग रिएक्शन है, वो कोई इसकी जगह कोई केमिकल रिएक्शन भी दे सकता था, मैंने मान लिया कि 2a की c से रिएक्शन हो रही है, 2c बन रहा है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जगह कोई और भी हो सकती थी, तो ये मत समझना कभी भी कि ये ही आएगा, मतलब इस टाइप का सवाल बन सकता है। अब इसकी जगह कोई और चीज भी आ सकती है। पहले कई एग्जाम में तो, पहले कई सेशन में तो ऐसा भी हुआ है कि सवाल जो मैंने समझाया वो यूं का यूं मिल गया नीट के पेपर में, तो देखो भाई ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं, आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो इस पैटर्न पे आपको फॉलो करना है, ये पैटर्न आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज -2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड, then find the rate of disappearance of B and rate of appearance of C। आखिर ये अपीयरेंस डिसअपियरेंस लगा क्या रखा है आपने, का कहना क्या चाहते हो, होता क्या है ये अपीयरेंस और डिसअपियरेंस? आओ समझाते हैं, सवाल को थोड़ा ब्रेक देते हैं। इस सवाल पे फिर से आएंगे लेकिन ब्रेक के बाद, पहले इधर आइए। एक रिएक्शन मैंने फिर से एक एज्यूम किया, यहां 2a + b से c + 2d बन रहा है, ठीक है, जो भी बन रहा है कोई खास बात नहीं। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब और अपीयरेंस का मतलब आप सब जानते हैं क्या मतलब होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा, मेरा मन है कि मैं आपको बता दूं, है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब किसी चीज का डिसअपियर होना। अब डिसअपियर कौन होता है, किसी भी रिएक्शन में डिसअपियर कौन होता है, रिएक्टेंट, और अपीयर कौन होते हैं, प्रोडक्ट, भाई सीधी सी बात है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यानी ए के डिसअपियर होने की रेट बतानी है। तो रेट का सीधा सा तरीका है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, जो भी है, जिस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसको आप डिसअपियरेंस कह सकते हो, सीधी सी बात ये। अब अपीयरेंस का भी यही फॉर्मूला है कि कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। आप टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज को अगर निकाल लेते हो, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को, तो उसे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस कहते हैं, और इसी को रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन चीजों में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब है कि ये डिसअपियर होंगी, आप इस पे माइनस का साइन लगाएं। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब है कि ये चीज अपीयर होंगी, प्रोडक्ट अपीयर होंगे, बढ़ेंगे, बनते जाएंगे, इस पे आप प्लस का साइन लगाएं। अब क्यों आया ये भी देख लीजिए भाई, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना।
फाइनल माइनस इनिशियल होता है कि नहीं? अब एक बात तुम्हारे दिमाग से सोच के बताओ, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इसकी है, क्या बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव ही तो आएगा भाई। और प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट शुरू में तो बिल्कुल नहीं होता, बाद में वो बनता जाता है, बनता जाता है, अपीयर होता जाता है, होता जाता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा क्या आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इनिशियल कम रहेगी, क्योंकि वो था ही नहीं, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसमें पॉजिटिव आएगा। इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस को हम पॉजिटिव के साइन से और डिसअपीयरेंस को हम निगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा बच्चा आगे बढ़ो। और सर ये नीचे जो आर आपने लिखा है, ये क्या नाटक है? व्हाट इज द नाटक है? ये चक्कर क्या है सर? देखो बेटा, ऐसा है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूरी क्वांटिटी के लिए निकाला जाता है। जितना भी आपने लिया, ए जितना भी लिया पूरे के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगी, बी जितना भी लिए पूरे के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगी, सी जितना बना, डी जितना बना, सब के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस पूरे मोल, पूरे कंपाउंड, पूरी क्वांटिटी के लिए निकलेगी। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एंड ओनली फॉर 1 मोल निकाली जाती है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो 2 लिखा हुआ है ए के आगे, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना बिटुआ, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवीजन लगा दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी। ये वैल्यू निगेटिव थी, निगेटिव के आगे निगेटिव लगा दिया, यानी कि आर हमेशा पॉजिटिव आएगी। किसी से भी देख लीजिए, सारे के सारे साइन या पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की रेट कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगी। पूरी रिएक्शन जिस रेट से मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो निगेटिव कैसे होगी? वो तो पॉजिटिव ही रहेगी ना बेटा। ओके, तो मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो निकाल ले बेटा। ये पूरे मोल के लिए जितने दिए गए थे, ये 1 मोल के लिए। साफ बात है। अच्छा एक बात बताना सर, अगर मान लो वहां 2 के जगह 3 लिखा होता तो क्या करते आप? तो मैं 1/3 कर देता, मैं 3 से डिवाइड कर देता, मुझे निकालनी है 1 ही मोल के लिए। और सर ये रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बताना, तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस में डी की निकाल रहा हूं मान लो, तो डी की रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगी? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि जितने मोल है पूरे के लिए निकल रही है। लेकिन अगर मैं डी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो डी की, सॉरी अपीयरेंस जो डी की थी, उस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को मैं आधा कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी 4D, डी के लिए आ जाएगी। ये सारी वैल्यू सेम होगी। अरे भैया ए से निकाल लो, बी से निकाल लो, सी से निकाल लो, डी से निकाल लो, इनकी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस तो सेम या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑलवेज भी सेम, वो तो सेम ही रहेगी ना। अरे एक ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ट्रेन चल रही, ट्रेन में दुनिया भर की अलग अलग तरीके की बोगी है, उसके अंदर एक स्लीपर भी है, उसके अंदर फर्स्ट एसी भी है, सेकंड एसी भी है, थर्ड एसी भी है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग डब्बों में बैठे हुए हैं। अब ट्रेन चल रही है, मुझे एक बात बताना, जब ट्रेन चल रही है तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है सारे के सारे उसी स्पीड से तो चलेंगे, सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या? कि फर्स्ट एसी वाला जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसे हो सकता है क्या? है ये स्लीपर वाले को टाइम लगेगा, जनरल डिब्बे वाला तो पहुंचेगा ही नहीं बेचारा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे पूरी ट्रेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, सारे के सारे उसी से मूव करेंगे ना, उसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही पूरी रिएक्शन एक ही रेट से चलेगी भैया, अलग अलग कैसे हो सकती है? इसलिए सारे कंपाउंड, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबसे रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही आएगी, क्योंकि ये 1 मोल के लिए निकाली जाती है। ओनली एंड ओनली फॉर 1 मोल निकाली जाती है मेरा बबुआ। आगे बढ़ो बेटा। अरे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं भाई गॉड। देखो मैंने कभी आपको देखा तो है नहीं, पता नहीं कौन कौन कहां से पढ़ रहा है, लेकिन मेरा मन है कि मैं आप सबसे मिलूं, और बिल्कुल मिलूंगा एक दिन। आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए। मिलोगे ना आप मुझसे? पक्का मिलोगे ना? हाँ, तो एक बार सेलेक्ट हो जाइए, एग्जाम दे लीजिए, फिर मिलेंगे। आप आगे बढ़िए।
एक और खास बात, छोटी छोटी सी बात, देखो थियोरेटिकल चीजों को भी फोकस करना है, हमेशा न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपने नीट के पेपर का काफी हिस्सा जो है ना थ्योरी से आता है, कॉन्सेप्ट से आता है। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, ज्यादातर बच्चों के थ्योरी वाले सवाल ही गलत होते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल गलत होते हैं। न्यूमेरिकल तो वो कर डालते हैं, कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहते हैं साल भर, थ्योरी को ध्यान ही नहीं देते और वो वहीं उसी से अटक जाते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, असर्शन रीजन बना दिया, मैच द फॉलोइंग बना दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना दिया, वहां कौन सा न्यूमेरिकल आएगा? ये थ्योरी तो घुसेगी वहां। एक एक चीज को, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज पे फोकस करो। अब आपको आती है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, देखो वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शंस आर नॉट स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में ना तो बहुत तेज चलने वाली रिएक्शन, ना बहुत धीमे चलने वाली रिएक्शन, दोनों तरह की रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। तो फिर कौन सी रिएक्शन चलती है गुरुजी, जब सारी की तो मना कर दिया आपने? अरे बची है ना अभी मॉडरेट रिएक्शन बची। अरे बेटा मॉडरेट रिएक्शन कोई छोटी मोटी है क्या, कम है क्या? जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन है, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शन ही तो है। बस वही तो रिएक्शन है जो बहुत तेज चले, जैसे आयनिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या बहुत धीरे चले, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन तेज चलती है, रस्टिंग ऑफ आयरन धीरे धीरे चलता है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत तेज चलती हो या बहुत स्लो चलती हो, वो यहां काम नहीं आएगी। उनके लिए आपको उनके फील्ड में जाना पड़ेगा। यहां तो आप मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी कर सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन नहीं चलेगा यहाँ, एक्सप्लोजन नहीं चलेगा, रेडॉक्स, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन यहाँ काम में नहीं आएगी। मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी है। ऑर्डर, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में, इनिशियल स्टेप में, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। तो स्लो स्टेप देख के रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन बनाया जाता है। रेट एक्सप्रेशन बनाने के बाद उस रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट लिए हैं, उन रिएक्टेंट की जो पावर होती है, उन पावर का सम जो है वो ऑर्डर कहलाता है। ये आगे बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। ऑर्डर के बाद, उससे पहले मॉलिक्यूलरिटी देखो, मॉलिक्यूलरिटी के लिए कह रहे हैं कि मोर देन 3 पॉसिबल नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 तक हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं हो सकती। डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी का प्रेशर से और टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। भाई आपसे कोई कहे कि भाई इस रिएक्शन को पहले 200 केल्विन पे करा रहे थे, अभी 300 केल्विन पे करा रहे थे, तो मॉलिक्यूलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई मॉलिक्यूलरिटी का टेम्परेचर प्रेशर से क्या लेना देना है? 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके कोर्स में है। छोटी छोटी चीज आ जाती है, जैसे आपसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछ लेते हैं 0 ऑर्डर के लिए, टी कंप्लीशन पूछ लेते हैं, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लेते हैं, के का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज हैं जो बड़े बड़े सवाल गलत करवा देती है बेटा। अब देखो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में आर और सी, अब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती आर। आप बताओ, तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो घटा लो क्या फर्क पड़ रहा है? सीधा सीधा एक ही स्पीड से चलती रहेगी रिएक्शन। टाइम का कोई लेना देना नहीं, आप टाइम के साथ रेट को बढ़ा घटा नहीं सकते। 0 ऑर्डर रिएक्शन में कुछ नहीं होता। 0 ऑर्डर रिएक्शन तो एक फिक्स वेलोसिटी से चलती रहती है। इसका फॉर्मूला कट इक्वल्स टू कोकट, कट इक्वल्स टू कोकट, सीटी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस सी केटी। अब देखो सीटी टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, केटी के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, टी टाइम, सारी चीजें आपको मालूम है, बस फॉर्मूला याद रखना। अब क्या करेगा वो? अब क्या करेगा वो? तुम्हारा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है वो सीटी दे देगा, सी नॉट दे देगा, टाइम दे देगा, के पूछ ले, यही तो करेगा। या फिर के दे देगा, टी दे देगा, सी नॉट दे देगा, सीटी पूछ लेगा। नहीं पूछ लेना कौन सी आप बता रही है, प्लस माइनस ही तो करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बस तुम पहचानना सीखो उसको कि वो दी गई वैल्यू है क्या। सीटी टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, सी नॉट 0 टाइम यानी कि इनिशियल टाइम यानी पहले टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, शुरुआती टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, टी टाइम है जो टाइम वो दे रहा है। इसी तरह टी हाफ का फॉर्मूला सी नॉट बाई 2 के। अब देखो ये पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन पे, देखो सी टी हाफ इक्वल्स टू सी नॉट बाई 2 के, तो सी नॉट पे डिपेंडेंट हो गया ना। आप सी नॉट और टी के साथ रिलेशन देखो तो देखो एक तरीके से प्रोपोर्शनल आ रहा है। टी कंप्लीशन सी नॉट बाई के,
तो कहने का मतलब हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा लोगे टी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा लगेगी। भाई सीधी सी बात। भाई कुल मिला के कहना चाहता है कि आपके पास 10 केले हैं मान लो, अब 10 केलों को आधा खत्म करना है, यानी 5 केले खाने में कितना टाइम लगेगा? 5 केले खत्म करने, कंज्यूम करने जो टाइम अब 5 केले खत्म करने में लगेगा वो टी हाफ लाइफ है। अगर ये 5 केले की यानी कि 10 केले आपने लिए थे ना, 10 की जगह मैं 100 केले ले लूं, अरे केले जानते हो ना, 100 केले बनाना, 100 केले मैं ले लूं, उनको 50 करने में यानी कि आधा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? अब ज्यादा लगेगा ना। अरे 5 केले खाने में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम 50 केले खाने में लगेगा कि नहीं लगेगा? इट मींस टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया ना। समझते नहीं हो बाय गॉड। आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी छोटा सा तरीका है, इसका भी है। अब आपको याद रखना, एक तो देखो कर्व पूछ लेते हैं छोटे छोटे से। फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 2.303 बाई डेल्टा टी log 10 c1 बाई c2। c1 बाई c2 की जगह c0 बाई ct भी लिख सकते हो आप। c0 मतलब पहली कॉन्सेंट्रेशन, ct मतलब टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और c1 बाई c2 भी लिख सकते हो, c0 बाई ct भी लिख सकते हो। आप चाहो तो c0 बाई ct, आप चाहो तो a अपॉन a माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ct यानी टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स ही तो रहेगी बेटा जी। बेटा जी ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? अब वो जो सवाल कहेगा जैसे लिखना पड़ेगा ना, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहां नीट का पेपर है, वो जैसा चाहेगा वैसे करेगा। आप तो बस ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे कैसे इसको मॉडरेट कर सकता हूं, मॉडिफाइड कर सकता हूं। सवाल को हार्ड बनाना, इजी बनाना, मॉडरेट बनाना, ये सब अपने हाथ में होता है। हम सवाल को ढंग से नहीं पढ़े तो इजी से इजी सवाल भी हमें हार्ड लगने लगेगा। समझ में आ रही? आप बहुत ही मॉडरेट तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, मॉडरेट स्पीड में चलो। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दे रखी है उनको शॉर्टलिस्ट करते जाओ, नोट करते जाओ, स्टार लगाते जाओ, मार्क करते जाओ। जो चीज पूछी जा रही है क्वेश्चन में कि भाई फाइंड द दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है उसको चेक करो, और अब उनका रिलेशन देखो कि जो जो दिया गया है और जो पूछा जा रहा है उनका रिलेशन क्या है, उनसे कोई फॉर्मूला जनरेट किया था क्या आपने कभी? उस फॉर्मूला को लाओ, उस कॉन्सेप्ट को लाओ, सवाल हो जाएगा तुम्हारा। लोग c0 बाय ct और t में कर्व खींचेंगे सीधा आएगा, लोग ct और t में खींचेंगे तो t इंटरसेक्ट, ये देखो ये इंटरसेक्ट की वैल्यू लोग c0 आ जाएगी। देखो भैया ये कर्व बनाना मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जिसका भी कर्व जैसे भी बनवाया जाए, क्वेश्चन को देख लेना कि वो x एक्सिस पे क्या ले रहा है, y एक्सिस पे क्या ले रहा है, और इक्वेशन को उसी तरह से मॉडिफाई करना y इक्वल्स टू c प्लस mx के हिसाब से। y एक्सिस पे यानी y साइड यानी लेफ्ट साइड आप उसी चीज को रखना जिसको वो y एक्सिस पे बनवाना चाहता है, लिखवाना चाहता है। जैसे वो y एक्सिस पे log c0 बाय ct को रखना चाहता है तो इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करो कि y साइड में y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, तो y साइड में log c0 बाय ct आ जाए। फिर देखो आप सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आप कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू c प्लस mx से तो आपको इंटरसेक्ट भी दिख जाएगा, आपको स्लोप भी दिख जाएगा। अब वो सीधा सीधा स्लोप का फॉर्मूला पूछे, अब जैसे स्लोप आ रहा है इसका, देखो स्लोप है k अपॉन 2.303, तो एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू हो गई क्योंकि k भी कांस्टेंट है, 2.303 भी कांस्टेंट। अब अगला k दे दे आपको और आपसे स्लोप पूछ ले तो k की वैल्यू रख के आप स्लोप नहीं निकाल सकते का? अब ये न्यूमेरिकल हो गया। अब ये कोई न्यूमेरिकल है क्या? ये न्यूमेरिकल है, ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल, आया हुआ है सवाल। अब मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो देख लीजिए, आप अपना नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, ये टी हाफ लाइफ पूछी गई है, पूछ देख लो अभी 2-3 साल के अंदर ही, खुद देखो, अपने आप देखो, मैं क्यों दिखाऊं, आप अपने आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछते हैं। तो फालतू ये कर लो वो कर लो, क्यों कर लो इतनी चीजें बेफिजूल की। विलहेल्मी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ct इक्वल्स टू c0 e के ऊपर माइनस kt, ये फॉर्मूला याद रख लेना, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। एक अल्फा निकालना है तो 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस e के ऊपर माइनस kt, फॉर्मूला तो याद रखो कम से कम, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं खूब। आप देखो हर 2-3 साल में, हर एक अल्टरनेट ईयर में एक सवाल तो ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट और नॉन करेक्ट।
यही पूछ लेते हैं, 3-4 ऑप्शन देते हैं, 4 फॉर्मूला दे दिए, एक को चेक करना है सही कौन सा है गलत कौन सा है, बताओ बताओ। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब अगर फिर भी अपन नहीं करें, ऐसे छोटे छोटे सवालों को देख के भी अगर झाग आ रहे हैं अपने, तो भैया पानी पीते रहना पेपर में, झाग खत्म हो जाएंगे। थोड़ा तो देखना पड़ेगा, अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो करोगे बेटा जब भी तो कुछ कर पाओगे ना आगे, तभी मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए मेहनत, नहीं मेरा क्या मतलब था बताओ, मैं फालतू क्यों कर रहा हूं, मेरे तो जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कि यार जाना चाहिए बच्चों के पास। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बेचारे कोचिंग में नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा फीस होती है आजकल, तुम्हें पता है ना कितना पैसा लगता है, कितनी महंगी। अब मैं कोई कोचिंग की भी नहीं कह रहा, किसी भी इंस्टीट्यूट की फीस, अब वो मजबूरी होती है उनकी बेचारे, उनको फैसिलिटी देनी है सारी, हर तरह का बच्चा आता है, फैसिलिटी नहीं देंगे तो गार्जियन परेशान करेंगे, तो इसलिए बेचारे फीस रखते हैं। अब गरीब बच्चा, मध्यम वर्गीय बच्चा, वो कहाँ से देगा पैसा, रहने का खर्चा अलग, हॉस्टल में रहना, दुनिया भर के नाटक होते हैं बेटा, बहुत मुश्किल। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं उन सब बच्चों की हेल्प करूं। बहुत सारा बच्चा बेचारा जो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता, अपने गांव में, अपने घर पे, अपने शहर में पढ़ रहा है, वो जा नहीं सकता इधर उधर, तो उनके लिए कम से कम वो नहीं जा सकते तो मैं चला जाऊंगा ना उनके पास, क्या दिक्कत आ रही है, मैं पहुंच जाऊंगा उनके पास, मैं कराऊंगा उनको वहीं की तैयारी। बस इसी मकसद से आ गया मैं यहाँ पढ़ाने, ये मान लो आप, ठीक है। बाकी मुझे कोई इसमें कोई वो तो बस मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है, मुझे बढ़िया लगता है पढ़ाना, अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे, पढ़ाता हूँ, बच्चे खुश हैं, बात करते हैं, बस इतना ही चाहिए होता है मुझे, और क्या चाहिए। ध्यान रखोगे, ये चीजें याद रखना है ना। अब आ जाओ आगे इस सवाल को कर रहे थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज दिस। अब जब ए की डिसअपियरेंस की रेट इतनी है, तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ। तो सोच ले, खुद ही सोच लो दिमाग से, बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगी, सोचने की बात है ना। अरे जब इसकी डिसअपियरेंस इतनी है तो इसकी आधी हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो 2a है, ये b है, तो आधी हो गई ना। ये लो 10⁻⁻2 हो गई साहब, आधी कर दी मैंने, है। और दूसरा कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, आप अपीयरेंस कैसे निकालोगे, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पॉजिटिव में लिख दो, ये इसकी अपीयरेंस हो गई, क्योंकि अपीयरेंस प्लस में आती है। कितना सा तो इजी है सवाल, ये लो इसको देख के कर दिया मैंने, इसको ये कर दिया। अगला सवाल, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ। क्या कहना चाहता है बे, मैं कह रहा हूं एन हाफ लाइफ अगर गुजर जाए, निकल जाए, पास हो जाए, तो कितना बचेगा भाई। मैंने मान लो 1 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन वाला कंपाउंड लिया था, 1 हाफ लाइफ हो गई, 1 हाफ लाइफ के बाद वो 1 मोल पर लीटर से 0.5 मोल पर लीटर रह जाएगा, और आधी कर दीजिए, एक और हाफ लाइफ लगा दीजिए, फिर कितना हो जाएगा, 0.5 का भी आधा हो जाएगा, 0.25, और आधा कर दीजिए, 0.25 का भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे हर हाफ लाइफ के साथ वो आधा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। जैसे मान लो शुरू में वो ए था, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद a/2 हो गया, सेकंड हाफ लाइफ के बाद a/2 का भी आधा कर दो, a/4 हो गया, थर्ड हाफ लाइफ के बाद a/4 का आधा कर दो तो a/8 हो गया, फिफ्थ फोर्थ हाफ लाइफ के बाद a/16 हो गया। इस तरह से धीरे धीरे आप nth हाफ लाइफ तक ले जाओगे, तो जितना है उसका a/2 की पावर nth रह जाएगा कंपाउंड। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। देखो n हाफ लाइफ के बाद 2 a की पावर a/2 की पावर n हो जाएगा। क्या है इसमें। दूसरा एक सवाल देखो, ये भी इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से बना है। देखो अब वो अगले न्यूमेरिकल बना के दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे दे दे न्यूमेरिकल, कौन सी दिक्कत आ रही है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा तुमको, हाफ लाइफ का टाइम दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, यही तो देगा, एक्स की वैल्यू दे देगा, डिसोसिएट मोल्स की, यही तो करेगा है, या फिर C0 और CT दे देगा, यही तो करेगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, और क्या कर लेगा वो तुम्हारा। सवाल करे कि के निकालो, फाइंड आउट द के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टी हाफ लाइफ। ओके, तो के का फॉर्मूला हमें पता है 2.303 अपॉन टी हाफ, जो हाफ लाइफ का उसने टाइम दिया वो रख देना, लॉग ए ऊपर ए यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स का मतलब डिसोसिएट बोला। आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में आधा डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि आधा बचता है ना, ए का आधा, ये हाफ लाइफ का डिसोसिएट मोल है, हाफ ए। और सर वो 3/4 पूछता तो मैं 3/4 ए कर देता, और वो 7/8 पूछता तो मैं 7/8 ए कर देता, और वो कहता कि 40% टाइम पे आप बताइए क्या होगा, तो मैं टी ए माइनस 0.4 ए कर देता। टी की जगह टी 40% हो गया, और ए माइनस, भाई 40% का मतलब 40% डिसोसिएट हो गया, 50% का मतलब 50% डिसोसिएट हो गया,
हाफ लाइफ का मतलब आधा डिसोसिएट हो गया, यही तो कहने का मतलब है इसका। तो 0.4a, तो ये कह रहा है हाफ लाइफ, तो मेरा आंसर आएगा ये। कितना इजी है बेटा, बहुत इजी है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, बहुत ही शांति से मस्त मन करके दिल से पूरे प्यार से खुश रह के पढ़ाई करनी है। टेंशन किस बात की, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक बार में याद नहीं हो, दूसरी बार में याद हो जाएगा, तीसरी बार में याद हो जाएगा। डरना और टेंशन करना और हाइपर होना, इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत ही कूल माइंड से पढ़ना है। आप देखना, मैं कह रहा हूं, मेरा यकीन है बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चिंता मत करो, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बनेगा, आप इससे किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। टी हाफ लाइफ इसकी जो होती, किसी की भी हाफ लाइफ जो होती है ना, वो वन अपॉन ए की पावर n माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखो, वन अपॉन ए माइनस ए की पावर n माइनस वन के प्रोपोर्शनल और ए की पावर n माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे बोलो आप इसको, है ना। अब अगला सवाल बताता हूं मैं आपको, देखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2NO प्लस Br2 से 2NOBr बन गया। मैकेनिज्म दे रखी है इसकी, NO प्लस Br2, एक इक्विलिब्रियम का साइन बीच में और NOBr2। समझना बात को, बहुत ही शानदार सवाल है। एक बार ये पूछा भी जा चुका है, मैं बता दूं, पिछले ही नीट के अंदर पूछा गया है। आप पिछले पेपर उठा के देखना, आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। NOBr2 प्लस NO से स्लो स्टेप बनाया, इसको 2NOBr बन गया। ये दो स्टेप दे रखे हैं, एक स्टेप में इक्विलिब्रियम दिखा रखा है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रखा है, और एक के अंदर इसने स्लो स्टेप दिखा रखा है। और आपको ये मालूम होगा कि किसी भी रिएक्शन की जब मैकेनिज्म दे रखी होती है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें उस रिएक्शन के स्लो स्टेप को देखना पड़ता है। सबसे पहले मैंने भी ये किया, इस रिएक्शन के स्लो स्टेप को देख के इससे रेट एक्सप्रेशन बनाया। अब काम की बात सुनो, रेट एक्सप्रेशन बनाने के बाद चेक करो, कहीं जल्दबाजी मत करना कि इसके ऊपर की पावर और इसके ऊपर की पावर, वन और वन को जोड़ के आंसर दे दो 2 आ गया साहब। पहले देख लेना कि रेट एक्सप्रेशन के अंदर, भाई स्लो स्टेप में ये दोनों चीजें थी ना, यहां भी ये दोनों चीजें ले ली। एक तो ले लिया मैंने NOBr2 और एक ले लिया मैंने NO। इन दोनों को लेके और जब मैंने देखा रेट एक्सप्रेशन को, तो पता लगा कि इस रेट एक्सप्रेशन में तो एक चीज ऐसी आ गई जो मेन रिएक्शन में है ही नहीं, और वो कौन है? NOBr2। ओ माय गॉड, NOBr2 कहां से आ गया? मेन रिएक्शन में तो NOBr2 है ही नहीं कहीं। ये 2NO है, ये Br2 है, ये 2NOBr है। ऐसा रिएजेंट जो रेट एक्सप्रेशन में तो दिखे लेकिन मेन रिएक्शन में नहीं दिखे, समझ जाना वो रिएजेंट डमी रिएजेंट है, यानी उस रिएजेंट को काटना पड़ेगा। उस रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएटरी फॉर्म में बना है, आपको उसे हटाना पड़ेगा यहां से। ये रेट एक्सप्रेशन सही रेट एक्सप्रेशन नहीं। तो हटाऊं कैसे सर मैं इसको? मिटा दूं क्या इसको? अरे मिटा के नहीं हटाना है, मिटा के थोड़ी हटाना है। NOBr2 की वैल्यू के इक्वल वैल्यू लेके आओ यहां पे। आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है ना मैकेनिज्म में, ये मैकेनिज्म में एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम के दे रखी है ना, ये इक्विलिब्रियम के रिएक्शन ये कोई सूंघने के लिए नहीं दे रखी है आपने कि साहब सूंघ ली और फेंक दी इसको। ये रिएक्शन इसीलिए दे रखी है कि आप इससे NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालो और यहां पे लाके पुट करो उसको। मैंने इस रिएक्शन से K बनाया, क्यों भाई? इक्विलिब्रियम रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बना सकते क्या? NO प्लस Br2 से NOBr2 बना है, इससे मैंने K बनाया, ऊपर प्रोडक्ट रखा, नीचे रिएक्टेंट का एक्टिव मास रखा। इस K के फॉर्मूला से मैंने NOBr2 निकाला। अब देखो NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं मैं, एक्टिव मास निकाल रहा हूं, तो NO इधर चला जाएगा, Br2 इधर चला जाएगा, ये दोनों K के साथ आ जाएंगे और NOBr2 की वैल्यू के इक्वल ये वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को इसकी जगह पे पुट करो।
यहां लाओ, इसको यहां लाओ। अब NOBr2 को देख लिया ना आपने, ये डमी रिएजेंट है, ये वो रिएजेंट है जो मेन रिएक्शन में है ही नहीं, तो इससे आप कैसे निकाल लोगे ऑर्डर, कैसे निकाल लोगे, सही रेट एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? बेवकूफ बना दिया उसने और हम बन गए, हम बन गए बेवकूफ। वो बेवकूफ बनाते रहेंगे, हम बनते रहेंगे, और जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे ये चलता ही रहेगा। आपको NO और Br2 को जब यहां रखोगे, NO Br2 के इक्वल वैल्यू उठा के यहां रख दी। अब देखो इसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेन रिएक्शन में ना हो। NO भी मेन रिएक्शन में है और Br2 भी मेन रिएक्शन में, इसका मतलब ये सही रेट एक्सप्रेशन है। और ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही बनाएंगे, उससे क्या लेना देना है हमको? तो इसको देखना है, इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी है, दोनों की पावर जोड़ दो, आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लाओ भाई मेरे 4 नंबर, हो गया मेरा सवाल। डमी रिएजेंट को पहचान लेना, यह सवाल खूब पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूं। इतना आता है, पहले भी कई बार आया और फिर आएगा। अगला सवाल, टाइम दे रखा है अलग अलग और मिक्सचर का प्रेशर दे रखा है। अब देखो प्रेशर का इफेक्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। आपने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला देखा था ना, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log C0 अपॉन CT या A अपॉन A माइनस एक्स। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी हो तो प्रेशर दे रखा हो, तो प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। A की जगह P0 रख सकते हो इनिशियल प्रेशर, और यहां P0 माइनस एक्स यानी A माइनस एक्स की जगह रख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। वो ही चल रहा है यहां, लेकिन समस्या ये है मेरे को यहां पे कि इस फॉर्मूला में जो प्रेशर है P0, ये तो इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट का, जबकि यहां तो मुझे मिक्सचर का प्रेशर दे रखा है भाई साहब। अरे आप समझ भी रहे हो कि नहीं? ये प्रेशर दे रखा है मिक्सचर का, टाइम दे रखा है 0t, 0 टाइम पर तो मिक्सचर का प्रेशर P0 और t टाइम पर मिक्सचर का प्रेशर PT दे रखा है। इसने आखिर ये लाए कहां से? अब मुझे तो मिक्सचर का नहीं, रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। फाइंड द के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच आर गिवन बिलो। ये रिएक्शन, अब एक बात सोच के बताना मुझे आप, इनिशियली टी टाइम जब 0 होता है तो ए गैस यानी केवल रिएक्टेंट का ही तो प्रेशर होगा, प्रोडक्ट का तो कोई प्रेशर है ही नहीं भाई, प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना वहां पे, रिएक्टेंट ही तो रिएक्टेंट है बस, प्रोडक्ट तो 0 है, प्रोडक्ट बना ही नहीं तो प्रेशर कहां से एक्सर्ट करेगा। टी टाइम पर ये प्रेशर मैं पीटी लिख सकता हूं या P0 माइनस एक्स लिख सकता हूं। पीटी मतलब भाई कुछ प्रेशर डिसोसिएट होके चला गया, खत्म हो गया, काम में आ गया, प्रोडक्ट बनाने के काम में आ गया, तो मैं इसको P0 माइनस एक्स कहूं चाहे PT कहूं, एक ही बात है। और ये प्रेशर NX हो गया, देखो N स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और NX लिख दिया, ऐसे तो लिखते हो आप। टी टाइम पर ये PT या P0 माइनस एक्स और ये NX, और T इनफाइनाइट टाइम कर दें, मान लो ये सवाल P मिक्सचर का टी टाइम पर, इनफाइनाइट टाइम पर भी दे दिया होता तो इनफाइनाइट टाइम देके भी पूछ सकता है आपसे, 0 टाइम पे भी पूछ सकता है, टी पे भी, और इनफाइनाइट टाइम पे कुछ भी आ सकता है, तो आप वो भी समझ लीजिए। टी इन्फिनिटिव टाइम पे दे दे तो प्रेशर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बताइए मुझे, जब इनफाइनाइट टाइम पे ये तो खत्म ही हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मैं P इनफाइनाइट को 0 नहीं मान सकता क्या? रिएक्टेंट पूरा ही साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसका प्रेशर भी 0 मान लेंगे हम, और पूरा का पूरा प्रेशर जो है इसका इधर का प्रेशर पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। N के साथ उसको लिख दो NP0, दिस इज द टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं वापस समझाता हूं। मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन के लिए हमसे वो इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके के बनवाना चाहता है, इसको चाहिए के। साफ बात है, देखो ये कह रहा है कि मुझे तो के चाहिए, के दे देंगे भैया, हम कौन डरते हैं कि तेरे से के दे देंगे, ले ले के। लेकिन वो के कैसे चाहता है, वो कह रहा है कि के निकालो आप, और के निकालने के लिए जब मैं पहुंचा तो के का फॉर्मूला तो ये था। अब मुझे तो P0 चाहिए और P0 माइनस एक्स चाहिए, ना मेरे पास P0 है ना मेरे पास एक्स है, अगले ने तो मिक्सचर का प्रेशर दिया है मुझे।
तो मैं इनका इस्तेमाल करके पहले पी नॉट निकालूंगा, एक्स निकालूंगा, उनको यहां रखूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं देगा इस पे, वो ज्यादातर वो फॉर्मूला ही पूछता है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में ही जाग जाते हैं, न्यूमेरिकल तो कहां से देगा। और न्यूमेरिकल दे तो दे दे, जब फॉर्मूला बन जाएगा तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही। तो सर T0 पर ये तो है P0, हाँ ठीक है, और ये है 0, बिल्कुल ठीक है सर, रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट तो रहेगा नहीं। T टाइम पर ये कम हो जाएगा, P नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको PT भी कह सकते हैं, और ये NX हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही कहा। तो भैया एक बात बताना, T टाइम पर इसका प्रेशर है P नॉट माइनस एक्स और इसका प्रेशर है NX, तो क्या पीटी की वैल्यू यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट टी टाइम पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन पी नॉट नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हो ना। पी मिक्सचर का टी टाइम पर वैल्यू होगा पीटी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन पी नॉट, क्योंकि ये वैल्यू टोटल करोगे तभी तो मिक्सचर का प्रेशर आएगा। तो टी टाइम पर मिक्सचर का प्रेशर आ गया मेरे पास, ये मैं इसका इस्तेमाल करके निकालूंगा एक्स। आपने अभी बोला ना पीटी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स, मैंने इसी का इस्तेमाल किया, और पीटी माइनस पी नॉट इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, यहां से एक्स निकाल लिया। देखो ये एक्स निकाल लिया मैंने, ये एक्स निकाल लिया, इसको मैं यहां पुट करूंगा इसकी जगह पे। ये तो आ रहा है, अभी तो क्या आया है मेरे पास, क्या आया है, एक्स आया है। अब अगली चीज, पी नोट कहां से लाए, पी नोट तो ये रहा सर, ये तो मिक्सचर का है ना, जीरो टाइम पे मिक्सचर का, तो बेटा जीरो टाइम पे मिक्सचर में केवल रिएक्टेंट ही तो होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का प्रेशर जो है वही मिक्सचर का प्रेशर है जीरो टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे देखो यहां तो मिक्सचर का प्रेशर ये रहा, पी मिक्सचर इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दिया और यहां इन दोनों को जोड़ दिया, यहां पे पी मिक्सचर जो है वो क्या है, पी नॉट ही तो है, जीरो तो ये तो बना ही नहीं अभी। तो ये जो पी नॉट है ये तो वही पी मिक्सचर हो गया। चलो साहब पी नॉट तो मिल गया मुझे, और इधर से मुझे एक्स मिल गया। अब लगा दे यहां, पी नॉट ऊपर आ गया, पी नॉट माइनस एक्स की जगह पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन, जो मैंने यहां निकाला वो मैंने वहां रख दिया। दिस इज द आंसर। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से इसको टिक करके आना, ये वाला टिक करके आना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के पर ये इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। कर लोगे, अच्छा सवाल है, पूछा गया है एक बार, फिर आने के चांस बनते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। इधर आइए, एक गैसियस रिएक्शन अकर्स एज फॉलोज, देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक गैसियस रिएक्शन इस तरह से हो रही है, आप इस रिएक्शन की इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके, इन डाटाज का इस्तेमाल करके रेट रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। अब मैंने डेटा देखे तो भाई पता लगा ये तो हाफ लाइफ दे रखी है बे, टी हाफ लाइफ इतनी है तो प्रेशर इतना है, टी हाफ लाइफ इतनी है तो प्रेशर इतना है, टी हाफ लाइफ इतनी होती है तो प्रेशर इतना होता है। ये तो भैया उसने टी हाफ लाइफ दे रखी है, इससे ऑर्डर कैसे निकालें? हाफ लाइफ से ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, और हाफ लाइफ से ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है टी हाफ लाइफ 1 अपॉन टी हाफ लाइफ 2 इक्वल टू P2 माइनस P1 की पावर n माइनस 1। यहां से निकाल दिया अपने ये फॉर्मूला। ये कॉन्सेंट्रेशन है, अब प्रेशर दे रखा है तो मैंने प्रेशर का यूज किया, कॉन्सेंट्रेशन देता तो मैं कॉन्सेंट्रेशन का यूज करता, P2 अपॉन P1 की जगह A2 अपॉन A1 लिख देता। अब मुझे कुछ नहीं करना, टी हाफ लाइफ 1 ले लो कोई सी भी, ये 1 वाली हाफ लाइफ ले ली, टी हाफ लाइफ 2 ले ली, इक्वल्स टू 100/50 एन की वैल्यू ले ली, 100 और 50 प्रेशर की, ऊपर n माइनस 1 लगा दिया। ये यहां से आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्डर रिएक्शन। जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड करती है वहां ये रिलेशन बनता है। आप जीरो ऑर्डर में भी ये यूज कर रहे थे।
अब इसके बाद मैंने वैल्यू रखी तो टी हाफ लाइफ ये रख दी और यहाँ पी और P2 और P1 की वैल्यू रख दी, काटा पीटा किया तो 2 की पावर 1 इधर देखो 2 बार 2 टाइम कट गया, ये कट गया, इससे कट गया, 2 टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया तो 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर n-1, n की वैल्यू निकल गई 2। दिस इज द माई आंसर। कितने इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर दिमाग लगा लोगे तो सवाल हो जाएंगे आराम से, मैं बता दूं आपको, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छे सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये भी देखो अब ऑर्डर पूछ रहा है, अब ये दूसरे तरीके से पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका रेट एक्सप्रेशन ये है। अब रेट एक्सप्रेशन तो दे दिया अगले ने, लेकिन एक्स और वाई दी नहीं, क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करूं कैसे, एक्स और वाई तो है ही नहीं मेरे पास। रिएक्शन दे रहा है वो कि ये रिएक्शन है, अरे तो सामान तो दे, कुछ तो दे, और ये ऑप्शन दे दिए। अरे पागल है क्या, मैं एक्स और वाई का पता नहीं लगेगा तब तक ऑर्डर कैसे निकालूंगा। तो उसने कहा घबराए मत, सांस ले थोड़ी सी और गौर से देख, मैंने कुछ वैल्यूज नीचे दे रखी है, इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके निकाल ले एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई मिल जाएंगे, जैसे मिलेंगे इनको जोड़ देना, ऑर्डर आ जाएगा। मैंने वैल्यू देखी, उसने क्या कर रखा है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट दे रखी है। ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.50, B2 की 0.50, तो रेट इतनी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.50, B2 की 1 है तो रेट 3.2 इंटू 10⁻⁴। ऐसे उसने 3 वैल्यू दे रखी है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, रेट एक्सप्रेशन दी है ना क्वेश्चन ने, खुद क्वेश्चन ने दिए, देखो यहां तक तो ये क्वेश्चन ही है पूरा का पूरा। अब जो रेट एक्सप्रेशन दे रखी है उसी रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं इन वैल्यूज को सेट करूंगा उसके अंदर। देखो R इक्वल्स टू K A की पावर X B2 की पावर Y, यही है ना रेट एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या किया, पहले इसके लिए इक्वेशन बनाई, फिर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं तीसरे नंबर की वैल्यूज के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, ऐसे करूंगा मैं, तभी तो X और Y आएगा कंपेयर करने पर। मैंने पहले पहली वैल्यू का इस्तेमाल किया। अब देखो रेट लिख दी 1.6 इंटू 10⁻⁵ R, ऐसे कैसे बनानी, जैसे उसने रेट एक्सप्रेस करी है। K लिख दिया, K की जगह, A की जगह मैंने 0.50 लिख दिया, B2 की जगह 0.50 लिख दिया, और दोनों लिख के ऊपर X और Y लगा दिया। ऐसे ही मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, रेट की जगह 3.2 इंटू 10⁻⁴ लिखा, ये K लिखा, ये 0.5 ऊपर X, ये 1। देखो यहाँ जो दे रखी है वो मैंने यूं की यूं चेप दी और यहाँ सेकंड नंबर की इक्वेशन बना दी। अरे यही तो करना है। ऐसे ही मैंने तीसरे नंबर पे किया, 3.2 इंटू 10⁻⁴, ये K और ये वैल्यूज लगा के तीसरी इक्वेशन बना दी। अब करूं क्या, इक्वेशन 1/2 कर दो, काट डालो सबको, जो जो चीजें कटेगी कट जाएगी, सेम चीजें अपने आप, एक बार X की वैल्यू आ जाएगी, एक बार Y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ देना, आपको रिएक्शन में ऑर्डर मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। आते होंगे आपको, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आते हैं, आपको कराए हैं ये सारे सवाल, लेकिन एक बार और देखना है इनको मेरे कहने से बेटा। अच्छे सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, चांस बनते हैं इनके आने के, इसलिए बहुत अच्छे से एक बार इनको पढ़ लेना, घबराना मत, ठीक है। अब देखो मैं फटाफट से आपको जल्दी जल्दी 2-3 टॉपिक और समझाए, तो इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हैं इस बार। छोटे छोटे थ्योरी वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब आपको थोड़ा सा और छोटा छोटा बता देता हूँ, फटाफट से देख लो, समराइज कर दूंगा मैं, है ना। आपने तो पढ़ रखा है, आप चिंता ना करें, आपको याद है सब, मैं एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो जैसे यहाँ वांट ऑफ मेथड लिखा हुआ है, वांट ऑफ मेथड ऑर्डर निकालने का एक मेथड तो हाफ लाइफ मेथड था, एक अपन रेट एक्सप्रेशन देख के निकाल सकते हैं, एक अपन डमी रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, और एक हम वांट ऑफ मेथड से निकाल सकते हैं। वांट ऑफ मेथड का इस्तेमाल तब करना जब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रेट दे रखी हो रिएक्शन के अंदर। मान लो आपसे कहे कि कॉन्सेंट्रेशन C1 पे रिएक्शन की रेट इतनी थी, R1 थी, और कॉन्सेंट्रेशन की C2 हो गई तो रिएक्शन की रेट जो है वो R2 हो गई। अब बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, समझ में आ रहा है। मतलब अलग अलग रेट, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको दे रखी हो, इट मींस दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन rate and concentration at different time are given, then n equals to log R1 by R2 upon log C1 by C2। ये फॉर्मूला आपको लगाना है।
मेरी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला R1 की जगह R1 लिख देना, R2 लिख देना, C1 लिख देना, C2 लिख देना, काट डालना, आंसर आराम से आ जाएगा, झटके में आंसर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल सवाल आएगा। अगर आएगा तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा, ऐसी वैल्यू जाएंगी जो आप आराम से काट सके। समझ में आ रहा है? फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में इतना ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी मैं एक दो चीज बता देता हूं। के की वैल्यू, के का फॉर्मूला 1/t 1/ct माइनस 1/c0। देखो किसी का भी तुमको एक मैं ट्रिक देता हूं आपको, ट्रिक, एक MTR एक BTR, आप चेक करिए। किसी का भी के का फॉर्मूला निकालना है ना, एक बस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में वैलिड नहीं होगा, तो आप क्या करना, के लिखना बराबर करना 1/n-1t 1/ct(n-1 माइनस 1/c0(n-1)। आप किसी का भी निकाल लो साहब इससे के। जैसे मान लो जीरो ऑर्डर का निकाल के दिखाता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए एन की जगह जीरो रख देना, एन का मतलब क्या है, ऑर्डर। एन की जगह जीरो रखना तो क्या बनेगा, 1 - 0 - 1t 1/ct(n-1), तो 0 - 1 1/c0 0 - 1, तो -1 आते ही ये ऊपर चले जाएगा और वो ये फॉर्मूला बन जाएगा कट इक्वल्स टू कोकट वाला, जो मैंने आपको बताया था ना जीरो ऑर्डर में। ये लो, समझ में आ रही? बहुत इजी है। अब सेकंड ऑर्डर का बनाते हैं, जैसे ये वाला बनाते हैं अपन, ये बना के देखते देखे तो देखो n की जगह 2 आ जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर बोल रहे हो ना, तो 1/2 - 1t, इधर 1/ct 2 - 1 माइनस 1/c0 2 - 1। देखो ये फॉर्मूला बनेगा, आप इससे किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। टी हाफ लाइफ इसकी जो होती, किसी की भी हाफ लाइफ जो होती है ना, वो 1/a⁻n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। देखो 1/a⁻n-1 के प्रोपोर्शनल और a⁻n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे बोलो आप इसको, है ना। मतलब टी हाफ लाइफ 1/a⁻n-1 के प्रोपोर्शनल और a⁻n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं ऐसे बोलना चाह रहा था। टी हाफ लाइफ 4 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/c0 के। अब देखो ये भी C0 पे डिपेंड कर रही, समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड कर रही है, ये भी टी हाफ लाइफ, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अच्छा यूनिट और निकलवाता है। एक बात और बता तुम्हें, सीधा सा तरीका है यूनिट निकालने का, किसी का भी यूनिट निकाल लो आप के का, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का। इसका सीधा सा तरीका है, मोहनलाल तिवारी, मोहनलाल तिवारी, मोहन के ऊपर 1 - 1, लाल के ऊपर n-1, टी के ऊपर -1। बेटा ये मोहनलाल तिवारी नहीं है, एम का मतलब मोल, एल का मतलब लीटर, टी का मतलब टाइम यानी सेकंड। अब जैसे मुझे सेकंड ऑर्डर का निकालना है, सेकंड ऑर्डर के लिए 1 - 2 ऑर्डर की जगह यानी n की जगह ऑर्डर रखना है, 1 - 2 2 - 1 और -1, ये बन गया। देखो जीरो ऑर्डर का निकालना है तो 1 - 0 L 0 - 1 t के ऊपर -1। अब किसी का भी के निकाल लो, ट्रिक से काम करो बेटा, ट्रिक से काम करोगे जल्दी जल्दी आपका आंसर आएगा, फटाफट काम होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद रखो, कई बार R2/R1 = K2/K1 का यूज करके भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं। म्यू के ऊपर डेल्टा T/10, 10 का डिफरेंस आएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस टेम्परेचर पे देगा। तो जैसे मान लो आपसे कहा कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होकर 20 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टी की जगह 20 - 10 यानी 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, म्यू की पावर 1। ऐसे आपको छोटा छोटा कोई सवाल आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर्मूला याद रखो इसका सीधा सा। एक इधर आइए, आरएनएस की इक्वेशन होती है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सबने पढ़ी होगी। जब पार्टिकल्स की रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो सारे रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन सारे टक्कर जो होती है, जितनी भी कोलिजन होती है, वो सारी इफेक्टिव नहीं होती। टक्कर तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनते। तो पता लगा वो क्या यूं ही खेल रहे थे, क्या टकरा रहे थे, फिर प्रोडक्ट नहीं क्यों नहीं बन रहे थे, इसका रीजन है उनकी टक्कर इफेक्टिव नहीं हो पाती पूरी की पूरी। मतलब पार्टिकल्स कोई ऐसे टकरा रहा है, कोई ऐसे टकरा रहा है, कोई यूं टकरा रहा है, कोई यूं टकरा रहा है। अरे पार्टिकल्स ऐसे टकराएं, ऐसे कोलिजन करनी चाहिए कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा भिड़े एक दूसरे से। तो देखो ये वाली टक्कर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो जितनी भी कोलिजन वहां रिएक्शन के ड्यूरिंग चल रही होती कंटेनर के अंदर, वो पूरी की पूरी इफेक्टिव नहीं होती। कुछ ही कोलिजन है जो इफेक्टिव होती हैं और वो ही रिएक्शन को प्रोडक्ट तक लेके जाती हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है ऐसी कोलिजन, ऐसी टक्कर जिनकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़कर इतनी हो जाए कि ट्रांजिशन स्टेज को पार कर जाए। ट्रांजिशन स्टेज एक अनस्टेबल स्टेज होती,
जो बहुत हाई एनर्जी पे होती, और इतनी तो फाइट करनी पड़ेगी। यानी कि देखो यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट जो है, इनको इतनी जोर से टक्कर मारनी पड़ेगी आपस में, इतना तेजी से टकराना पड़ेगा कि इनकी एनर्जी टीएस को फाइट करे, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। अब वो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे यहां इस लेवल से नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है। जैसे आएगी वैसे डेल्टा एच हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा था वो सुनिए, उसी से रिलेटेड है ये आरएमएस इक्वेशन। के का फॉर्मूला ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ आप जानते हो, टी आपको पता ही है क्या है, टेम्परेचर है। इस ई की पावर ई ए माइनस आर टी को फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल या बोल्ट्जमान फैक्टर कहा जाता है। बोल्ट्जमान फैक्टर देखो, इसका दोनों साइड जब लॉग करते हैं तो फाइनली एक फॉर्मूला बनता है ये। अब डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा मैं, आपका टाइम खराब नहीं करना, बहुत कम टाइम रह गया आपके पास, मुझे मालूम है। तो आप फटाफट से देख लो, आपको सब याद है, बस एक रिवीजन कर लो। log 10 k इक्वल्स टू log 10 a माइनस ई अपॉन 2.303 r 1/t। अब इससे कर्व पूछ लेते, y एक्सिस पे कहेगा कि भाई y एक्सिस पे log k रख दो और x एक्सिस पे 1/t रख दो, और अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेक्ट क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, y पे आपने ये रख दिया, x एक्सिस पे आपने 1/t रख दिया, तो स्लोप आ गया ना, ये स्लोप आ गया। देखो नेगेटिव स्लोप, कर्व ऊपर से नीचे जाएगा, ये स्लोप हो गया। इंटरसेक्ट पूछे तो ये इंटरसेक्ट हो गया। अब मान लो कई बार क्या है कि वो E की वैल्यू देता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी है, तो फिर स्लोप बताइए। तो स्लोप बता देना, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रख देना, आर की जगह आर के रख देना, आंसर आ जाए। अच्छा सवाल बनता है इससे, याद रखना इसको भी। फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो अलग अलग टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पे जब रिलेशन निकालेंगे अपन, तो देखो log K2 by K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल खूब होता है सवालों में। कई बार तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो कभी कभी ये न्यूमेरिकल बन के भी आ सकता है। आपको अलग अलग टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा और K2 K1 का रेशियो पूछ लेगा वो आपसे, या K1 दे देगा, K2 पूछ लेगा। याद रखना इसको। अच्छा, न्यूमेरिकल भी बन सकता है और सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। और ये मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट तक आने में ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। ये जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है Hp, और ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है। अगर एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को जोड़ दें तो ये बन जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इधर यहां से लेके यहां तक को जोड़ दें तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब आप खुद सोचो ये रिएक्शन कैसी है, बढ़िया है कि बेकार है, बताओ। देखो, रिएक्टेंट को वहां पहुंचने में तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, और प्रोडक्ट को यहां पहुंचने में, रिएक्टेंट की साइड पहुंचने में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब रिएक्टेंट तो इधर से उधर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उधर से इधर आने में बड़ी दिक्कत आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ में आ रही है? मान लो सिंगल स्टेप की जगह डबल स्टेप की हो, मान लो जैसे SN1 SN2 पढ़ी है ना आपने, ऑर्गेनिज्म में पढ़ाई थी। डबल स्टेप की होगी तो ऐसे 2 TS बन जाएंगे, जितने स्टेप होंगे उतने TS बन जाएंगे। यानी कि एक स्टेप में रिएक्शन यहां आएगी, फिर दूसरे स्टेप में रिएक्शन वापस यहां आएगी। इन दोनों स्टेप में गौर से देख लेना, दोनों स्टेप में से जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो फट से प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो, अब मान लो कोई रिएक्शन, जैसे मैंने कहा ये कर्व बना है ना, ये कर्व बना ऐसे, ये यहां आया और ये फिर यूं आ गया।
अब बताओ, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी तो इतनी सी है और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सारी है, तो बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है कि ये कम है? ये वाली कम है, तो जो कम है वो फास्ट स्टेप होगा और जो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्लो स्टेप होगा। अपन करते हैं कि नहीं, कई स्टेप होते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म में, 2 स्टेप है, मान लो 3 स्टेप में चल रही है, तो हम किसी एक को स्लो स्टेप कहते हैं। तो स्लो स्टेप का मतलब है कि वो स्टेप होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब देखो, तुम्हारे लिए मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया, क्या करें, तो मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता बेटा, नहीं तो बच्चों का टाइम खराब करने में क्या है, मैं खींचता जाऊं इसको पॉइंट को, क्या दिक्कत आ रही। और 10 सवाल एक जैसे 10 सवाल 10 क्वेश्चन डाल दो इसमें, लेकिन अब टाइम नहीं है ना बेटा। अगर ये ईयर लॉन्ग होता ना, पूरी साल का कोर्स करना होता, यानी सेशन की शुरुआत में जब मैं पढ़ाना शुरू करता तो मैं इसको एक एक करके खुल के आपको समझाता, लेकिन अब समय नहीं है। अब आप बस समराइज करो चीजों को, जल्दी जल्दी पढ़ो काम की चीजों को, जो चीजें भूलने वाली हैं उनको रिपीट करो और जो इंपॉर्टेंट है उनको फोकस करो। तो मैं सिर्फ वही चीज बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि ये इस बार आ सकती है, बाकी चीजों में मैं खुद ही हाथ नहीं डाल रहा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब। इसके अलावा आप खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ भी पढ़िए, कोई मना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली सभा में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।